भूगोल के सभी जिज्ञासुओं का स्वागत है। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का एक पूरा टॉप टू बॉटम विजुअल रिवीजन करने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों और भूगोल प्रेमियों के लिए ये विस्तृत विश्लेषण बिल्कुल सटीक जगह है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। राजस्थान का फैलाव और इसकी विविधता सच में एक बहुत बड़ा भौगोलिक आश्चर्य है। पश्चिमी छोर की उस सुनहरी रेत से लेकर पूरब की उन प्राचीन पर्वत चोटियों तक, ये पूरा राज्य विरोधाभासों का एक बेहद खूबसूरत मिश्रण है। आज के इस विश्लेषण में इसी भौगोलिक विविधता के हर एक हिस्से की बहुत बारीकी से यात्रा की जाएगी। आज के हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। पहले हम वर्गीकरण का ब्लूप्रिंट देखेंगे, फिर उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, उसके बाद अरावली पर्वतमाला, फिर पूर्वी मैदान व चंबल बेसिन की चर्चा होगी और आखिर में होगा आपके ज्ञान का एक छोटा सा टेस्ट। भाग 1, वर्गीकरण का ब्लूप्रिंट, राजस्थान का मानचित्रण। अब अगर हम ऐतिहासिक वर्गीकरण की बात करें तो वीसी मिश्रा जी ने 1967-68 में राजस्थान को 7 भागों में बांटा था और एसके सेन ने 4 भागों में। लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक या प्रामाणिक आधार हम मानते हैं वो है प्रोफ तिवारी और एचएम सक्सेना का 1994 का वर्गीकरण। इन्होंने उच्चावच, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटा। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला कॉन्ट्रास्ट है। जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है वो पूरे राज्य के लगभग 61.11% हिस्से को कवर करता है, लेकिन यहाँ केवल 40% आबादी ही रहती है। जरा सोचिए, क्षेत्रफल और जनसंख्या का ये कितना बड़ा विरोधाभास है। और इसी से हम यहाँ के ऐतिहासिक संघर्ष और लोगों की जीवटता का अंदाजा लगा सकते हैं। भाग 2, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, एक विशाल विस्तार। तो चलिए अपना रुख पश्चिम की ओर करते हैं। ये विशाल इलाका दरअसल हमारे महान थार मरुस्थल का ही हिस्सा है और मजेदार बात यह है कि थार का 62% हिस्सा अकेले राजस्थान में आता है। क्या आप जानते हैं कि ये मरुस्थल प्लिस्टोसीन युग में रहे ठेथे सागर का अवशेष माना जाता है? इसके डायमेंशंस वाकई विशाल हैं, 640 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर जैसे बड़े जिले इसी में आते हैं। इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है और यही ढाल यहाँ बहने वाली नदियों की दिशा भी तय करता है। लेकिन रुकिए, इन सुनहरे रेत के टीलों के नीचे केवल सूखापन या बंजर जमीन नहीं है। अगर हम समय के पहिए को करोड़ों साल पीछे घुमाएं तो इस अति शुष्क क्षेत्र की गहराई में एक 16.7 करोड़ साल पुराना रहस्य दफन मिलता है। आइए देखते हैं कि ये प्राचीन रहस्य आखिर है क्या। शुष्क रेतीले मरुस्थल का एक ऐसा चेहरा भी है जो शायद सबको हैरान कर दे। यहाँ पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक लाठी सीरीज नाम की एक पूरी 60 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड पानी की पट्टी है और यहीं पर हमारा मशहूर चांदन नलकूप भी है जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। अब आते हैं उस रहस्य पर, वो है थारोसॉरस इंडिकस। जी हाँ, 2018 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जैसलमेर के जेठवाई गांव में 16.7 करोड़ वर्ष पुराने एक शाकाहारी डायनासोर के फॉसिल्स खोजे थे। इसके अलावा यहाँ आकल वुड फॉसिल पार्क भी है जहाँ 18 करोड़ साल पुराने लकड़ी के अवशेष मौजूद हैं। मतलब करोड़ों साल पहले ये इलाका रेगिस्तान नहीं बल्कि घने हरे भरे जंगलों से ढका हुआ था। अब मरुस्थल की बात चली रही है तो रेत के टीलों यानी बालूका स्तूपों को कैसे भूल सकते हैं। मार्च अप्रैल में जो तेज लू चलती है ना, वहीं इन टीलों को उनका आकार देती है। ये मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। पहले है बरखान, ये अर्धचंद्राकार होते हैं और मरुस्थलीकरण को बढ़ाने में इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। दूसरे होते हैं अनुदैर्ध्य या रेखीय स्तूप, जो हवा के बिल्कुल समानांतर बनते हैं। फिर आते हैं पैराबोलिक स्तूप, जो किसी हेयर पिन जैसे दिखते हैं, और सीफ, जो हवा की दिशा बदलने पर बनते हैं। और अंत में सूरतगढ़ और मोहनगढ़ में पाए जाने वाले स्टार शेप्ड या तारानुमा स्तूप, ये हवा के रुख के साथ अपनी कई भुजाएं बनाते और बदलते रहते हैं। इस रेगिस्तानी इलाके में कुछ और भी कमाल की स्थलाकृतियां हैं, जैसे कि प्लया या रन। ये खारे पानी की टेम्परेरी झीलें होती हैं, जैसे बाप और थोब। जब ये प्लया सूख जाती हैं तो उत्तरी जैसलमेर में लोग यहाँ खड़ीन खेती करते हैं। इसके अलावा यहाँ नखलिस्तान या ओएसिस भी मिलते हैं।
यानी मरुस्थल के बीच पानी के आसपास बने हरे भरे क्षेत्र जैसे कोलायत। और हाँ, पर्मोकार्बोनिफेरस काल के ग्लेशियरों द्वारा जमा किए गए अवसाद को बाप बोल्डर क्ले कहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही कीमती जियोलॉजिकल हेरिटेज है। चलिए अब मरुस्थल के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश होती है, मतलब 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला अर्धशुष्क मरुस्थल। इसके एकदम उत्तरी भाग में है घग्गर बेसिन। इसके अपवाहक क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली और पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। इससे थोड़ा नीचे आएं तो शेखावाटी का अंतःप्रवाह क्षेत्र है। यहाँ कांतली नदी का अपवाहक क्षेत्र तोड़ावाटी कहलाता है। यहाँ पानी के कच्चे तालाबों को जोहड़ और चारागाह वाली जमीन को बीड़ कहते हैं। सदियों से ये जोहड़ और बीड़ यहाँ जल संरक्षण और पशुपालन के लिए वरदान साबित होते आए हैं। इसी अर्धशुष्क प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में नागौर उच्च भूमि और लूनी जवाई बेसिन का इलाका आता है। नागौर में जायल से लेकर पुष्कर तक जमीन में फ्लोराइड की एक पूरी पट्टी है जिसे कुबड़ पट्टी कहा जाता है। दूसरी तरफ गोड़वाड़ प्रदेश यानी लूनी बेसिन में जालौर और बाड़मेर की नमकीन दलदली जमीन को नेहड़ रन कहते हैं। यहाँ की एक और बहुत खास बात है, सिवाना से बालोतरा तक फैली 56 गोल आकार की पहाड़ियाँ, जिन्हें 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। मशहूर नाकोड़ा जैन मंदिर भी इन्हीं पहाड़ियों में बसा हुआ है, जो इस इलाके की सांस्कृतिक अहमियत को और बढ़ा देता है। भाग 3 अरावली पर्वतमाला, प्राचीनतम वलित पर्वत। रेतीले धोरों से निकलकर अब हम आते हैं अरावली पर। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह हमारी पृथ्वी के इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। ये प्री कैम्ब्रियन युग की दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड यानी वलित पर्वतमाला है। हालांकि अब ये घिस-घिस कर केवल एक अवशिष्ट या रेसिडुअल पर्वत के रूप में ही बची है। इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल्स तक है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसका लगभग 80% यानी 550 किलोमीटर हिस्सा सिर्फ राजस्थान में है। इतिहासकार जेम्स टॉड ने इसे हिंदू ओलंपस कहा था और अबुल फजल ने इसे ऊंट की गर्दन का नाम दिया था। ये पूरी पर्वतमाला राजस्थान की जलवायु को कंट्रोल करने वाली एक विशाल दीवार की तरह खड़ी है। अगर हम इसकी चोटियों की बात करें तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी सीकर में है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। इसके साथ ही मालखेत और लोहारगल भी प्रमुख चोटियां हैं। फिर आता है मध्य अरावली, जिसे मेरवाड़ा क्षेत्र भी कहते हैं। यह जयपुर से राजसमंद तक फैला है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी टॉडगढ़ या गौरमजी है, जो 934 मीटर ऊंची है। अजमेर का वो घुमावदार नाग पहाड़ भी इसी बीच वाले हिस्से में आता है। ये पहाड़ सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि खनिजों के मामले में भी बेहद अमीर हैं। लेकिन अरावली का सबसे विराट और ऊंचा रूप तो दक्षिणी अरावली में देखने को मिलता है। आबू पर्वत खंड में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा था। अब अगर पठारों की बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार यहीं पर 1360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा कुंभगढ़ से गोगुंदा के बीच का भोराट का पठार भी भौगोलिक रूप से काफी अहम है। और हाँ, उदयपुर के आसपास जो तश्तरी या सौसर के आकार की पहाड़ियां हैं ना, उन्हें यहाँ के लोग गिरवा कहते हैं। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाले जो तंग और संकरे रास्ते होते हैं, उन्हें राजस्थानी भाषा में नाल या दर्रा कहा जाता है। अगर हम मैप पर देखें तो सबसे ज्यादा दर्रे राजसमंद जिले में मिलते हैं, जैसे सोमेश्वर नाल और हाथीगोड़ा। देसूरी नाल पाली को राजसमंद से जोड़ती है और इसका ऐतिहासिक तथा व्यापारिक महत्व बहुत ज्यादा रहा है। वहीं उदयपुर में फुलवारी नाल है, जहां से सोम, मानसी और वाकल नदियों का उद्गम होता है। भाग 4 पूर्वी मैदानी प्रदेश, चंबल बेसिन और बीहड़। पहाड़ों से नीचे उतरकर अब हम पूर्वी मैदानी प्रदेश में आ गए हैं। ये मैदानी भाग प्लिस्टोसीन युग में बना था और असल में गंगा यमुना के मैदान का ही हिस्सा है। यहाँ माही बेसिन का 56 का मैदान बहुत मशहूर है। ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच 56 ग्राम समूहों का एक बेहद उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ की लाल चिकनी मिट्टी मक्का और चावल की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। दूसरी तरफ है बनास और बाणगंगा का मैदान, जहां बेहतरीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बाणगंगा और यमुना के बीच का हिस्सा रोही दोआब कहलाता है और इसी शानदार उपजाऊ जमीन की वजह से इस इलाके में राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। लेकिन चंबल बेसिन का नज़ारा यहाँ से बिल्कुल अलग है।
यहाँ चंबल नदी के पानी ने जमीन को इतनी बुरी तरह काटा है कि गहरी गहरी घाटियां बन गई हैं। इसे अवनालिका अपर्दन या गली इरोजन कहते हैं, जिसने एक उत्खात स्थलाकृति यानी बैडलैंड टोपोग्राफी को जन्म दिया है। चंबल के इस उबड़-खाबड़ और कटे-फटे जंगली इलाके को ही हम बीहड़ या डांग कहते हैं। ये इलाका देखने में जितना दुर्गम और डरावना लगता है, यहाँ पाई जाने वाली काली और जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए उतनी ही ज्यादा अच्छी मानी जाती है। भाग 5 ज्ञानपरक स्वमूल्यांकन। इस विस्तृत चर्चा के बाद अब समय है इस स्क्रीन पर दिए गए इन 5 अभ्यास प्रश्नों के जरिए आपके ज्ञान को परखने का। पहला प्रश्न, वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? दूसरा प्रश्न, थारोसोरस इंडिकस के अवशेष राजस्थान के किस गांव में मिले हैं? तीसरा प्रश्न, बाप बोल्डर क्ले किस भूगर्भिक काल से संबंधित है? चौथा प्रश्न, अरावली की उत्तरी और मध्य भाग की सर्वोच्च चोटियों के नाम बताइए। पांचवा प्रश्न, उत्खात स्थलाकृति या बैडलैंड्स का निर्माण किस नदी की विशेषता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में दिए जाएंगे। इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और आप सभी का धन्यवाद।